-79 अध्याय 1077 पुनः निर्वाण। शक्तिशाली ऊर्जा के धक्के के तहत लिन शेन का शरीर एक बार फिर निर्वाण से गुजरा। हालांकि इस बार जो निर्वाण लाइट कोकून उभरा वह ऑर्डर लाइट चेन से बना था। 3 तारा प्रणाली लिन शेन के शरीर के भीतर घूमती रही। जैसे ही लॉ मैट्रिक्स सक्रिय हुआ उसमें भयानक ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसके कारण इसके अंदर के कण तेजी से पास आने लगे, जब तक कि वे एक साथ जुड़ नहीं गए और धीरे धीरे रेखाएं और फिर समतल बन गए। अनगिनत कण आपस में जुड़कर एक श्रृंखला जैसी संरचना बनाते हैं तथा क्रम श्रृंखला का आकार लेते हैं। ऑर्डर लाइट चेन कॉस्मिक का मूलभूत नियम है, जो आमतौर पर अमर क्राउन के साथ मिलकर ही प्रकट होता है। फिर भी अब ये लिन शेन के शरीर के भीतर से विकसित हुआ और निर्वाण लाइट कोकून के साथ मिलकर उसके रूप को ढांक लिया और एक और निर्वाण की शुरुआत की। सामान्य परिस्थितियों में ऑर्डर लाइट चेन के प्रकट होने के साथ ही लिन शेन को पहले ही अमरता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी तथा धर्मराजा बन जाना चाहिए था। लेकिन अब ये आदेश प्रकाश श्रृंखलाएं केवल लिन शेन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, उसे ब्रह्मांडीय कानून को सक्रिय किए बिना और न ही अमर मुकुट के साथ उतरते हुए फिर से निर्वाण की ओर धकेल रही थी। लिन शेन का भौतिक रूप प्रकाश कोकून के भीतर मौलिक रूप से परिवर्तित हो रहा था, जिसके केंद्र में 3 तारा प्रणाली थी जो एक और कायापलट से गुजर रही थी। नंबर 9 विषय एक तरफ पीछे हट गया। प्रकाश कोकून लिन शेन बन गया था। अजीब कानून उतार चढ़ाव को उजागर कर रहा था। इन उतार चढ़ावों के कारण नंबर 9 विषय को कुछ भ्रम हुआ। उनमें उसके अपने भूत देवता गुणों से कुछ समानताएं थीं, लेकिन वे भिन्न भी थे इस हद तक कि नंबर 9 विषय भी उस शक्ति की प्रकृति को नहीं समझ सका। जैसे जैसे निर्वाण विकसित हुआ, प्रकाश की लपटें निर्वाण प्रकाश कोकून की सतह पर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, कोकून को ढकने लगी और लगातार रूप बदलने लगी। कभी कभी यह मानव के आकार जैसा दिखता था, कभी कभी नहीं, बल्कि हमेशा बदलते बादलों जैसा दिखता था। दिन ब दिन समय बीतता गया और लियू सिमिंग के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। उसने समय देखा, लिन शेन को हानइंग स्टार में प्रवेश किए 14 दिन हो चुके थे। दिनों की गिनती करते हुए गश्ती चक्र समाप्त होने से पहले केवल एक दिन बचा था। यदि लिन शेन अभी भी जीवित है तो उसे कल टेलीपोर्टर स्टेशन पर वापस आना चाहिए, टेलीपोर्टर के सक्रिय होने और उसे वापस भेजने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लियू सिमिंग को विश्वास नहीं था कि लिन शेन अभी भी जीवित हो सकता है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस ने प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया, इससे लियू सिमिंग को कुछ असहज महसूस हुआ, क्योंकि उसने अभी तक लिन शेन की लाश को अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब तक उसका शरीर शायद सड़कर नष्ट हो चुका होगा। लियू सिमिंग को लगा कि वह बहुत ज्यादा सतर्क और चिंतित हो रहा है। ऐसा सोचने के बावजूद जब समय आया तो लियू सिमिंग ने व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए टेलीपोर्टर स्टेशन पर जाने का फैसला किया। यदि लिन शेन वास्तव में उभरता है, चाहे वह घायल हो या किसी चीज से दूषित हो गया हो, वह लिन शेन को एजियोर स्काई दायरे से जीवित बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। एक अपरिवर्तनीय दुश्मनी तय हो गई थी। चाहे लिन शेन के साथ कोई समस्या हो या न हो, उसे मरना ही होगा, उसे कोई मौका नहीं छोड़ना होगा, अन्यथा भविष्य में अंतहीन परेशानी होगी। टेलीपोर्टर स्टेशन पर पहुंचकर लियू सिमिंग ने किसी से एक कुर्सी मंगवाई और वह वहां बैठकर इंतजार करने लगा। उसने परिणाम की जांच करने के लिए हानइंग स्टार पर टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की, बस इंतजार करना बेहतर था। यदि लिन शेन निर्धारित समय तक वापस नहीं आया तो सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड, जब तक कि अंतिम सेकंड नहीं बीत गया। लियू सिमिंग की नजर टेलीपोर्टर पर टिकी थी, लेकिन उसे कोई गतिविधि के संकेत नहीं दिखे। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद भी टेलीपोर्टर में कोई गतिविधि नहीं दिखी। लियू सिमिंग ने खुद पर मजाक करते हुए सोचा, एक व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है उतना ही वह संदिग्ध होता जाता है। मुझे वास्तव में संदेह था कि वह बच्चा बच सकता है और वापस आ सकता है, क्या बेकार की चिंता है। हालांकि लियू सिमिंग का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। निर्धारित गश्ती समय में आधे घंटे से भी कम समय बचा था, इसलिए वह पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए समय समाप्त होने तक इंतजार करना चाहता था। जैसे जैसे वह समय को तेजी से बीतते देख रहा था, टेलीपोर्टर चुप रहा और लियू सिमिंग का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। वह अंदर ही मर गया होगा। जैसे ही समय समाप्त होने वाला था और लियू सिमिंग उठने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक टेलीपोर्टर के ऊपर एक रोशनी आती देखी। लियू सिमिंग का शरीर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी निगाहें टेलीपोर्टर पर टिकी रहीं। उसे यह विश्वास करना कठिन लगा कि लिन शेन इस समय भी जीवित हो सकता है।
लेकिन लिन शेन के अलावा हानयंग स्टार पर कोई अन्य दिव्य प्राणी नहीं था जो टेलीपोर्टर को सक्रिय करने में सक्षम था, ये केवल वही हो सकता था। लियू सिमिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी उंगलियां कुछ बार फड़कीं, जो इस बात का संकेत था कि वह हत्या करने की सोच रहे थे। एक तेज रोशनी चमकी और टेलीपोर्टर खुल गया। लियू सिमिंग ने अंदर से एक आकृति को बाहर आते देखा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि बाहर आने वाला व्यक्ति लिन शेन ही होगा, लेकिन लिन शेन को अमर सूट पहने हुए टेलीपोर्टर से सुरक्षित बाहर निकलते हुए देखकर लियू सिमिंग को कुछ हद तक झटका लगा। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि लिन शेन हानरिंग स्टार पर कैसे जीवित रहा, जो नर्क से भी अधिक भयानक स्थान था, और वह काफी अच्छा कर रहा था। ये व्यक्ति दूषित हो चुका है, उसे जाने नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा एज्योर स्काई दायरे के सभी दिव्य अधिकारी संक्रमित हो जाएंगे। उसे तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लियू सिमिंग ने लिन शेन की ओर देखा, लेकिन ये शब्द लियू लेन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए निर्देशित थे। लियू लेन उसका विश्वसनीय विश्वासपात्र होने के साथ साथ रिश्तेदार भी था, और स्वाभाविक रूप से इस तरह के गंदे काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना आवश्यक था। बेशक लियू सिमिंग के पास पहले से ही एक योजना थी। अगर वह अपना रास्ता बना सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर धोखा विफल हो गया और सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस ने मामले को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, तो उसके पास लियू लेन को दोषी ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार दिव्य न्यायालय के कानून स्पष्ट थे, और एक स्टार दिव्य अधिकारी की हत्या करने का कार्य वह हाथ से करने के लिए तैयार नहीं था। लियू लेन को निश्चित रूप से लियू सिमिंग के दिमाग में चल रही गणना का एहसास नहीं हुआ, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन किया। लियू लेन की दिव्य आत्मा टिमटिमा उठी और एक क्रूर जानवर के रूप में परिवर्तित हो गई, और एक मजबूत बैंगनी प्रकाश ने उसके शरीर को घेर लिया। यह एक विशालकाय वानर की दिव्य आत्मा प्रकाश छाया जैसा था, लेकिन नंगे पांव, टखनों पर लोहे के छल्ले के साथ, हर कदम के साथ इसकी हत्या की आभा स्वर्ग तक पहुंच रही थी, जैसे युद्ध के मैदान में एक राक्षस आत्माओं को खा रहा हो। दिव्य आत्मा झू यान युद्ध कानून की मजबूत दिव्य आत्मा रखती है, जिसे केवल उन लोगों द्वारा संघनित किया जा सकता है जो स्वर्गीय सैनिक दिव्य कौशल की खेती करते हैं। इसमें अद्वितीय युद्ध क्षमता थी, जो दिव्य सत्ता को पूर्ण स्पेक्ट्रम कानून संवर्धन प्रदान करने में सक्षम थी। निम्न दिव्य प्राणी से निपटने के लिए लियू लेन का अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, केवल एक थप्पड़ ही उसे कुचलने के लिए पर्याप्त था। लियू लेन ने लिन शेन को बोलने का मौका न देते हुए उसकी तरफ थप्पड़ मारा। दिव्य आत्मा झू यान ने लियू लेन की हरकतों का अनुसरण किया, लिन शेन की तरफ थप्पड़ मारा। तीव्र बैंगनी प्रकाश दुनिया को खत्म करने वाले दिव्य प्रकाश की तरह नीचे गिर रहा था और तुरंत लिन शेन के सिर पर दबा। लियू सिमिंग ने किनारे से देखा। लियू लेन के इस कदम का एक और उद्देश्य ये देखना था कि आखिर किस वजह से लिन शेन को हानरिंग स्टार से जिंदा बाहर निकलने का मौका मिला। भयानक रूप से आती हुई दिव्य रोशनी का सामना करते हुए लिन शेन ने बस एक हाथ उठाया, अपने हाथ से एक बंदूक का आकार बनाया और लियू लेन और झू यान की हथेलियों पर गोली चला दी। एक फुसफुसाहट के साथ फिंगर सैंड उड़ गया और बैंगनी प्रकाश के संपर्क में आते ही एक भयानक चमक के साथ विस्फोट हो गया। हानरिंग स्टार पर अपना तीसरा निर्वाण पूरा करने के बाद लिन शेन ने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसने अपने गुणों में जबरदस्त वृद्धि देखी। उपयोगकर्ता सुपर बेस निर्वाण प्राणी विकसित करने योग्य। संख्या 29,432। गति 18,754। कठोरता 17,462। कठोरता 18,524। आधार उत्परिवर्तन दर 100%। सैद्धांतिक जीवन गतिविधि सीमा 3,200। आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस परिवर्तन, सुपर बेस पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट, सुपर बेस फॉर्म। जीवन आधार विरोधी विरासत प्रशंसक। निर्वाण विशेषताएं कोई नहीं। पदभ्रष्ट विशेषता सुपर बेस दिव्य शॉट। पदभ्रष्ट दिव्य आत्मा सुपर बेस जीवन आत्मा। सुपर बेस जीवन आत्मा मेरा भाग्य आत्मा द्वारा निर्धारित होता है, परमात्मा द्वारा नहीं। तुम्हारा भाग्य परमात्मा द्वारा निर्धारित होता है, आत्मा द्वारा नहीं। लिन शेन ने पाया कि इस निर्वाण ने उसके चारों गुणों को अविश्वसनीय रूप से 10,000 तक बढ़ा दिया था। उसके मूल गुण अब एक शीर्ष निचले दिव्य प्राणी के स्तर पर थे। उसकी शक्ति विशेष रूप से दूसरों से कहीं अधिक थी। सुपर बेस फॉर्म को सक्रिय करने के बाद सभी गुण दोगुने हो जाएंगे, लगभग एक मध्य दिव्य प्राणी के समान। यदि वह कॉन्ट्रेरियन के साथ विलीन हो जाता है तो उसके गुण विस्फोट हो जाएंगे, जिससे मध्य दिव्य प्राणियों के लिए भी गुणों के मामले में उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा।
और केवल ऊपरी दिव्य प्राणी ही उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा लिन शेन के पास अब एक दिव्य आत्मा थी, एक ऐसी क्षमता जो केवल मध्यम दिव्य प्राणियों के पास होती है। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यद्यपि वह अमर नहीं हो सकता था, फिर भी उसके गुण और योग्यताएं वास्तव में अमर स्तर के मानक तक पहुंच गई थी, शायद उससे भी अधिक मजबूत। ये केवल इतना था कि वह नामात्र का अमर नहीं था। वह इस बात से भी हैरान था कि इतने गुणों और योग्यताओं के बावजूद, जो कानून मैट्रिक्स के ऑर्डर लाइट चेन में रूपांतरित होने के लिए पर्याप्त थीं, फिर भी वह अज्ञात कारणों से अमरता तक क्यों नहीं पहुंच सका। अपनी दिव्य आत्मा को उत्तेजित करने का प्रयास करते हुए उसके शरीर से एक विचित्र चमक उठी, जो उग्र ज्वाला की तरह जल रही थी, फिर भी उसने किसी भूत देवता का रूप नहीं लिया। लिन शेन ने ऐसी दिव्य आत्मा के बारे में कभी नहीं सुना था। सैद्धांतिक रूप से एक दिव्य आत्मा को किसी प्रकार के भूत देवता के समान होना चाहिए, या कम से कम किसी प्रकार की भौतिक इकाई होनी चाहिए, नदी, पर्वत, सूर्य आदि के समान। किंतु उसकी दिव्य आत्मा का कोई आकार नहीं था। वह अग्नि के समान थी, बादलों के समान थी, जो उसके शरीर को घेरे हुए थी, उसकी उपस्थिति के साथ अप्रत्याशित रूप से हिल रही थी और बदल रही थी। लिन शेन के पास ये समझने का समय नहीं था कि उसकी दिव्य आत्मा के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने देखा कि नंबर 9 विषय उसके बगल में खड़ा है। नंबर 9 विषय पहले की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया था, और लिन शेन ने पहले तो इसे पहचाना नहीं, जिससे वह चौंक गया और उसे सावधानीपूर्वक रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। लेकिन यह महसूस करते हुए कि विशालकाय जानवर बिना किसी हमले के इरादे से उसे देख रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, लिन शेन सतर्क हो गया। कुछ क्षणों तक निरीक्षण करने के बाद लिन शेन ने तुरंत अपने सामने मौजूद विशालकाय जानवर को पहचान लिया। वह वही नंबर 9 विषय था जिसे उसने पहले देखा था, बस आकार में बहुत बड़ा था। 9 विषय, क्या यह आप हैं? दूसरे की आंखों में कोई दुर्भावना नहीं और कुछ अवर्णनीय अर्थ देखकर लिन शेन के मन में एक विचार आया और उसने पूछा। विशालकाय जानवर को वास्तव में अपना सिर हिलाते हुए देखकर लिन शेन का दिल खुशी से उछल पड़ा। दूसरे पक्ष ने तब हमला नहीं किया जब उसके शरीर में समस्या थी, और अब वे उसकी बातों को समझने में सक्षम प्रतीत होते हैं, स्पष्ट रूप से अत्यंत उच्च बुद्धि रखते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि यह वही था जिसने उन्हें पहले बचाया था, इसलिए इस समस्या को हल करना आसान होना चाहिए। लिन शेन ने सबसे पहले अपने शरीर के भीतर शक्ति के प्रवाह को रोक दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि उसके मन में कोई दुश्मनी नहीं है। फिर नंबर 9 विषय से कहा, हम दोनों एक ही दुर्दशा से पीड़ित हैं, और अब मुझे भी उन लोगों द्वारा सताया जा रहा है। हमें दोस्त बनना चाहिए, है ना? ये देखकर कि नंबर 9 विषय ने फिर से सिर हिलाया, लिन शेन को तुरंत अपने दिल में खुशी की लहर महसूस हुई। नंबर 9 विषय आखिरकार एक उच्च परम प्राणी है। अगर ये लिन शेन के साथ एक संयुक्त मोर्चा बना ले तो हानेइंग स्टार पर लिन शेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। दुर्भाग्य से, हालांकि नंबर 9 विषय में उच्च बुद्धि है, यह अपनी शारीरिक संरचना के कारण मनुष्यों के समान ध्वनियां उत्पन्न करने में असमर्थ है, इसलिए ये लिन शेन के साथ मौखिक रूप से संवाद नहीं कर सकता है। लिन शेन ने समय पर नजर डाली और ये देखकर चौंक गया कि 11 दिन पहले ही बीत चुके थे। उसने इतना समय बीत जाने की उम्मीद नहीं की थी। उसे लग रहा था कि यह बस एक छोटी सी अवधि थी, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस निर्वाण में इतना लंबा समय लगेगा। नंबर 9 विषय ने जाने के लिए मुड़कर देखा, फिर लिन शेन की ओर देखा और ऐसा इशारा किया मानो लिन शेन को अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। लिन शेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर नंबर 9 विषय के नक्शेकदम पर चला गया। ये ग्रह एक विशाल कबाड़खाना है जहां एज और स्काई रियल्म से सभी प्रकार के कचरे को फेंका जाता है, जिससे पूरे ग्रह का वातावरण अत्यंत कठोर हो जाता है, सड़ते हुए तरल पदार्थों से भर जाता है और तेज बदबू निकलती रहती है। लिन शेन के बार बार निर्वाण के बाद उसके गुण बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन सुपर बेस फॉर्म में होने के बावजूद वह अभी भी नंबर 9 सब्जेक्ट की गति के साथ नहीं चल पा रहा था। लिन शेन के साथ चलने के लिए नंबर 9 सब्जेक्ट को काफी धीमा होना पड़ा। विकिरण और प्रदूषण से भरे इस ग्रह पर लिन शेन अप्रत्याशित रूप से एक नखलिस्तान जैसे क्षेत्र में आ गया। करीब से देखने पर पता चला कि यह कोई मृद्यान नहीं था, बल्कि कमल के पत्तों का अंतहीन सागर था। जीवंत हरे कमल के पत्ते समुद्र की तरह फैले हुए थे, उनकी जड़ें काले सड़ते पत्तों में धंसी हुई थीं। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में वे जैद की तरह चमकदार और पारदर्शी थे, जो निर्माता के आश्चर्य और जीवन की लचीलापन के लिए प्रशंसा का आह्वान करते थे। ऐसे कठोर वातावरण में भी इतना सुंदर और शुद्ध जीवन पनप सका। पास जाने पर उसने पाया कि पत्तियां साधारण कमल के पत्तों से कहीं अधिक बड़ी थीं,
तथा उनमें से प्रत्येक का आकार विषय क्रमांक 9 के शरीर से कहीं अधिक था। नंबर 9 सब्जेक्ट ने एक पत्ते पर छलांग लगाई, उन पर चलते हुए, और लिन शेन ने भी एक पत्ते पर कदम रखा। उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि पत्ते वाकई जेड की तरह सख्त थे, जो बिना किसी परेशानी के उनका वजन सहन कर रहे थे। और वे बहुत मजबूत भी थे, उन पर पैर रखने से तने और पत्ते हिलते थे लेकिन टूटते नहीं थे। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक विशाल कमल का फूल दिखाई दिया। विषय क्रमांक 9 उछलकर फूल के अंदर जा गिरा। लिन शेन भी इसमें कूद पड़े और पाया कि नंबर 9 विषय इस विशाल कमल के फूल को अपने निवास के रूप में उपयोग कर रहा था, जो वर्तमान में इसके भीतर पड़ा हुआ था। कमल की पंखुड़ियां क्रिस्टल और जेड जैसी थीं, जो धुंधली चमक बिखेर रही थीं। फूल के अंदर तीखी बदबू पूरी तरह से गायब थी, उसकी जगह एक हल्की खुशबू ने ले ली थी। लिन शेन ने सांस लेने की कोशिश की और तुरंत एक ताज़ा खुशबू उसके नथुने में भर गई, जिससे उसकी आत्मा फिर से जीवंत हो गई और उसके रोमछिद्रों के खुलने से उसके शरीर के भीतर जमा गंदगी बाहर निकल गई। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि हेनइन तारे का गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रबल था, फिर भी कमल के फूल के अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, तथा शरीर हल्की सी हलचल से तैर सकता था। वहां लेटे हुए नंबर 9 व्यक्ति ने लिन शेन पर एक हल्की दहाड़ लगाई, जाहिर तौर पर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से लिन शेन उसका मतलब नहीं समझ सका। इस समय लिन शेन को लगा कि उसकी बुद्धि नंबर 9 विषय के कारण दब गई है, क्योंकि वह मानव भाषा समझ सकता था जबकि वह नंबर 9 विषय की भाषा नहीं समझ सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? लिन शेन केवल पूछ सका। नंबर 9 विषय ने अपना पंजा फैलाया और प्रकाश का एक बिंदु उसकी उंगली पर संघनित हुआ, जिसे उसने हवा में कुछ बार घुमाया। लिन शेन की चकित आंखों के सामने पंजे की नोक से निकली रोशनी ने हवा में कुछ अक्षर खींच दिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। लिन शेन नंबर 9 विषय की बुद्धिमत्ता से हैरान था। जल्द ही उसे पता चल गया कि वह उससे क्या करवाना चाहता था। नंबर 9 विषय गर्भवती थी, लेकिन ये बच्चे के जन्म के दौरान बेहद कमजोर हो जाएगी और अन्य विकृत प्रजातियां हो सकती हैं जो इसे मारने का अवसर लेंगी, इसलिए जन्म देते समय इसकी सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे लिन शेन की आवश्यकता थी। क्या अपनी क्षमताओं के साथ आपको जन्म देने से पहले उन सभी विकृत प्रजातियों को मारने में सक्षम नहीं होना चाहिए जो आपको खतरा पहुंचा सकती हैं? लिन शेन ने सोचा। वे छुपे हुए हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नंबर 9 विषय अपने पंजे से लिखना जारी रखा। उन विकृत प्रजातियों में किस तरह की ताकत है? मेरी क्षमताएं सीमित है, मैं शायद आपकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिन शेन ने कहा। आप ये कर सकते हैं। नंबर 9 विषय ने अंतिम कुछ शब्द लिखे, फिर अपना पंजा नीचे रखा, लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और लिन शेन से फिर बात नहीं की। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, अन्यथा उसने लिन शेन की सुरक्षा की मांग नहीं की होती। यद्यपि इसका जन्म हन्यन तारे पर हुआ था, लेकिन लंबे समय तक दूर रहने तथा इसके द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण इसे अब हन्यन तारे की मूल विकृत प्रजाति के समान जीवन रूप नहीं माना जा सकता। मुख्य बात यह थी कि इसकी शक्ति अभी भी यहाँ विकृत प्रजातियों को दबा सकती थी, जिसके कारण हेनिंग स्टार पर अन्य विकृत प्रजातियां नंबर 9 विषय के प्रति बहुत शत्रुता रखती थीं। नंबर 9 सब्जेक्ट ने उनमें से कुछ को मार दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से अन्य छिप गए थे। नंबर 9 सब्जेक्ट के पास उन सभी को खोजने और मारने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने इस समय लिन शेन से मदद मांगी। बेशक सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि विकृत प्रजातियां यहां आने की हिम्मत ही न करें, लेकिन यह संभावना काफी कम है। विकृत प्रजाति ने पहले ही नंबर 9 विषय को जीवन और मृत्यु का दुश्मन मान लिया था और निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं गंवाना चाहती थी। लिन शेन को ठीक से पता नहीं था कि नंबर 9 विषय कब जन्म देगा। उसकी गश्त के अंत तक केवल कुछ दिन शेष थे। उसे अपनी गश्त के अंत तक वापस लौटना होगा, अन्यथा लियू सिमिंग इस मुद्दे का फायदा उठाकर उसे फिर से परेशान कर सकता है। सौभाग्य से नंबर 9 विषय ने उसे बताया कि वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। लिन शेन ने पाया कि इस कमल क्षेत्र में हानिंग स्टार के सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव पूरी तरह से अनुपस्थित थे। वास्तव में इस कमल के पत्ते वाले क्षेत्र में सूक्ष्मजीव दुर्लभ थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद इस पौधे का सूक्ष्मजीवों पर कुछ प्रतिकर्षक प्रभाव होता है, ठीक उसी तरह जैसे मच्छरों को कुछ पौधों की गंध नापसंद होती है। सिर्फ 2 दिन बाद लिन शेन को महसूस हुआ कि नंबर 9 सब्जेक्ट की सांसें बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी और वह अब मुश्किल से ही उससे संवाद कर पाता था। वह पूरा दिन आंखें बंद करके लेटा रहता था।
अगर उसकी सांसें न होती तो लिन शेन को लगता कि वह मर रहा है। अचानक लिन शेन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने जल्दी से पंखुड़ियों के बीच की जगह से देखा तो उसे दूर बड़े पत्तों पर कुछ डरावनी आकृतियां दिखाई दी। वे सभी नंबर 9 विषय के समान ही शारीरिक संरचना वाले थे, आकार में नेवले जैसे थे, लेकिन वे पूरी तरह से अलग दिख रहे थे। कुछ विकृत प्रजातियों की पीठ पर बिच्छुओं जैसी कई पूंछें उगी हुई थीं, तथा कुछ में 2 या 3 सिर भी थे। कुछ के मुंह कानों तक फैले हुए थे, उनके चेहरों पर दांतों की कतारें उगी हुई थीं, कुछ के शरीर पर आंखें थीं, और अधिकांश में सभी प्रकार की असामान्य वृद्धि थी, जो एक दुष्ट और बदसूरत एहसास देती थी जिसे देखना बेहद असुविधाजनक था। वे चुपके से पत्तों पर आगे बढ़ रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे नहीं चाहते थे कि विषय क्रमांक 9 उन्हें पकड़ ले। वे आ रहे हैं, लिन शेन ने नंबर 9 विषय की ओर देखते हुए धीरे से कहा। लेकिन नंबर 9 सब्जेक्ट बस आंखें बंद करके लेटा रहा, उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। जाहिर है, ये बच्चे को जन्म देने का समय था। उसकी सांसें बहुत ही अव्यवस्थित हो गई थीं और वह बहुत कमजोर भी हो गई थी। वे कमीने वास्तव में जानते हैं कि अपनी टाइमिंग कैसे चुननी है। लिन शेन ने अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और पंखुड़ियों के बीच के अंतराल से बाहर विकृत प्रजाति पर निशाना साधा। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के उसने सीधे ट्रिगर खींच दिया। अभी एक को मार देना बाद में घेर लिए जाने से बेहतर है। उनकी गति को देखते हुए लगता है कि कम से कम उनमें से कई दर्जन हैं। टकराना। जैसे ही बंदूक चली, एक गोली हवा में से विकृत प्रजाति के माथे के सामने प्रकट हुई। उस विकृत प्रजाति ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका शरीर दिव्य प्रकाश से फूट पड़ा, एक विचित्र पशुवत छाया में परिवर्तित हो गया, जो एक मूर्ति जैसा होते हुए भी मूर्ति नहीं था, एक चूहा जैसा होते हुए भी चूहा नहीं था। उसका काला प्रकाश आकाश में ऊपर की ओर उछल रहा था। हालांकि दिव्य आत्मा गोली के वार का सामना नहीं कर सकी और उसका सिर भी गोली के वार से छेदित हो गया। राक्षस के सिर में छेद होते देख लिन शेन ने गोलीबारी जारी रखने में संकोच नहीं किया और एक अन्य विकृत प्रजाति पर निशाना साधा। यह विकृत प्रजाति चौकन्नी थी, अतः जैसे ही गोली उसके सामने आई, उसने उसे चकमा देते हुए उसका सिर 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अरे, ये तो बहुत तेज है, कोई ऊपरी प्राणी होगा। लिन शेन का दिल धड़क उठा। यद्यपि उसका गुण पहले से ही मजबूत है, इतने सारे उच्च प्राणियों का सामना करते हुए उसे यकीन नहीं है कि वह नंबर 9 विषय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। लिन शेन ने अपनी दृष्टि केंद्रित की और कुछ और भी चौंकाने वाली बात देखी। विकृत प्रजाति जिसका सिर छेदा गया था, मरी नहीं, बल्कि अपने आधे कटे सिर को घसीटते हुए पागलों की तरह उनके स्थान की ओर दौड़ी। अन्य विकृत प्रजातियां भी जानती थीं कि उन्हें उजागर कर दिया गया है और उन पर धुंधली छायाओं के रूप में आक्रमण किया गया है। लानत है। लिन शेन ने स्नाइपर राइफल नीचे फेंक दी, अपने सभी कौशल को सक्रिय कर दिया और कॉन्ट्रेरियन के साथ विलीन हो गया। चार्ज करते हुए उसकी विशेषता कई बार बढ़ गई, लगभग एक ऊपरी भगवान के बराबर। वह अपने दोनों हाथों को बंदूक की शक्ल में बार बार हिलाता और गोली चलाता रहा। साइलेंट फिंगर सैंड को लगातार अविश्वसनीय गति से विचित्र पथों पर फेंका जा रहा था। बैंग 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 बैंग, एक के बाद एक विकृत प्रजातियां गिरती गईं, या तो उनके सिर फट गए या फिर उनके दिल छिद गए। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि इन विकृत प्रजातियों के हमले से बचाव करने में उसे कठिनाई होगी, लेकिन ये जानकर वह भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसकी फिंगर सैंड से चोट लगने के बाद विकृत प्रजातियों के शरीर न केवल भेदे गए, बल्कि उनकी दिव्य आत्माएं भी सीधे तौर पर चकनाचूर हो गईं। इन विकृत प्रजातियों के लिए शारीरिक चोट घातक नहीं हो सकती है, भले ही उनके सिर पूरी तरह से उड़ गए हों, फिर भी वे स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं और घावों पर कई सूक्ष्मजीव रेंग कर बाहर आ सकते हैं, एक साथ उलझ सकते हैं और तेजी से टूटे हुए अंगों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उन्हें जल्दी से उनकी मूल स्थिति में बहाल कर सकते हैं। ये विकृत प्रजातियां इतनी विचित्र थीं कि अब वे व्यक्तिगत जीवन रूप भी नहीं कहला सकती, बल्कि सामूहिक जीवन इकाई कहला सकती थीं। उनके शरीर अनगिनत सूक्ष्म विकृत प्रजातियों से बने हैं, फिर भी ये सूक्ष्मजीव जीवन में एकीकृत हैं और जीवन के एक अजीब और विचित्र रूप में विकसित हो रहे हैं। इसलिए उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने से विकृत प्रजातियों पर वास्तव में ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हालांकि जब विकृत प्रजातियों की दिव्य आत्माएं बिखर गईं, तो इससे उनकी ताकत पर भारी असर पड़ा और एक पल के लिए सभी दिशाओं से आ रही विकृत प्रजातियां लिन शेन से भयभीत हो गईं, जो कमल के ऊपर मंडराते हुए केवल अपने 2 हाथों से धीरे धीरे उनके हमले को रोक रहे थे। उनकी दिव्य आत्माएं बिखर जाने के कारण वे अब दिव्य आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे तथा उनकी क्षमताओं में काफी गिरावट आ गई।